आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आईएएस विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर। तो हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। ठीक चलिएगा। तो आपकी जो सीरीज चल रही थी अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा जो चलाई जा रही थी, इसका नाम है प्रीलिम्स पॉसिबल। ठीक। और ये स्पेशली श्रृंखला या सीरीज जो है वो आपके आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जो है चलाई जा रही है। और इससे रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कराया जा रहा है। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है थ्योरी भी जो है कवर कराई जा रही है। ठीक। आई होप आप मेरी बात को जो है पूरी तरीके से जो है समझ गए होंगे। ठीक। चलिएगा। तो प्यारे बच्चे, आपको मेरे पीछे जो है एक इमेज जो है वो देखने को मिल रही होगी। ठीक। इस इमेज में आप देख रहे होंगे प्रीलिम्स पॉसिबल आईएएस एवं राज्य पीसीएस के लिए। ये जो है एक भारतीय संविधान की जो है बुक है, जिसे आप मार्केट से जो है परचेज कर सकते हैं। देखने में आपको ये बुक जो है इस प्रकार की जो है नज़र आएगी। और इसको अगर हम बैक कर लें तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये बुक जहाँ राज व्यवस्था के लिए आपको देखने को मिलेगी, तो वहीं इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान के लिए भी जो है अलग जो है एक बुक जो है बनाई गई है। और काफ़ी अच्छा जो है इसमें जो है कलेक्शन जो है क्वेश्चनों का जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक। चलिएगा। तो अपनी बात को पूरा करते हुए आगे आपको लेकर के चलना चाहूँगा। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की क्लास में अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे बता सकते हैं। चलिए। इस सीरीज में हमने आपको प्यारे बच्चे काफ़ी चीज़ें जो है कवर जो है करा दी थी। ठीक। चलिए। इस बुक की कुछ स्पेशलिटी भी हैं। उन स्पेशलिटियों की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है डिवीज़न आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें जो है कई चीज़ें, ठीक है, देखने को मिलेंगी। ये तमाम चीज़ें, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रियल में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक, तो आपके लिए ये बुक जो है एक रामबाण जो है सिद्ध होने वाली है। ठीक। चलिएगा। इस सीरीज में हम आपको जो है पहला टॉपिक जो है कवर करा रहे थे। ठीक। इसमें हमने आपको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जो है कंप्लीट करा दिए थे। और ये तमाम एक्ट जो हमने आपको पढ़ाई, ये तमाम क्वेश्चन जो है हमने आपको प्रैक्टिस करा दिए थे। ठीक। चलिएगा। और फाइनली कल हमने आपको जो है एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई थी, जिस टॉपिक का नाम था ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम। ठीक। और ये तमाम थ्योरी जो है हमने आपको कल पढ़ाई थी, चाहे वो भारत शासन अधिनियम 1858 हो, चाहे वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हो, चाहे वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो। ये तमाम एक्ट जो हमने पढ़ा है। इसके अलावा भारत परिषद अधिनियम 1909 जो हमने पढ़ाया, भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ाया। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 जो हमने आपको पढ़ाया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ाया। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर थे वो हमने जो है कंप्लीट कर दिए थे। ठीक। क्लियर है, माने टॉपिक जो हमने कवर थ्योरी में कर लिए थे, आज इनकी जो है प्रैक्टिस जो है वो आपको करानी है। ठीक। और हमने आपसे कहा भी था कि आप लोगों को पढ़ने के बाद जो है इसकी कल जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए आइएगा। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो हाजिर है, उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 2003 में जो है पूछा गया था। ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट
1861, अर्थात ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। ठीक है बच्चा, चलिए एक्सप्लेनेशन में अगर मैं बात करना चाहूं तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, क्या चल रहा था बच्चे? ब्रिटिश शासन जो चल रहा था, उस ब्रिटिश शासन में जो गवर्नर जनरल था, कौन था? गवर्नर जनरल। तो इस गवर्नर जनरल को एक राइट दिया गया था कि ये विधान परिषद की बिना अनुमति के, क्या विधान परिषद की बिना अनुमति के कोई भी एक्ट लागू कर सकता है मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, अर्थात 6 माह के लिए। ये बात जो है यहां तक की थ्योरी में जो है कही गई है। आगे लेकर के चलते हैं। इस एक्ट के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो विधान परिषद के द्वारा विधायी कार्य किए जाते थे, विधायी कार्य किए जाते थे, अर्थात विधि का निर्माण जो किया जाता था, विधि का निर्माण जो किया जाता था, इसमें जो है विधि के निर्माण में जो है भारतीयों को भी जो है शामिल किया जाने लगा। ठीक, इस एक्ट के द्वारा इसमें यह भी प्रावधान था। इसके अलावा इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करता था। कहने का मतलब इस विधान परिषद में जो विधायी कार्यों में या फिर विधि के निर्माण में भारतीयों को शामिल किया जा रहा है, इन्हें हम गैर सरकारी सदस्य जो है कहते थे। क्या? गैर सरकारी सदस्य जो है कहते थे। क्या कहते थे? गैर सरकारी सदस्य जो है कहते थे। आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गया होगा। ये सारा एक्सप्लेनेशन ना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन जो है इस बुक में जो है आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी आपको ना सिंगल एक पॉइंट जो है पेन चलाने की जरूरत नहीं है। बस आपको जरूरत है मार्केट से ये बुक परचेज करने की, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें जो है बताई गई हैं। क्लियर? तो बस आप इस बुक को खरीद लीजिए। क्लियर? चलिएगा, अब लेकर के चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है, और ये क्या पूछा गया है बच्चे इसमें? तो इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? ठीक, और ये क्वेश्चन जो है आपके यूपीपीसीएस प्री 2021 में जो है पूछा गया है। ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1958, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1992, ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1909। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के जो है एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ना चाहेंगे हम लोग। ठीक, आइएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकारों को और अधिक बल प्रदान किया। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की।
विभागीय पद्धति के अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा इसे इस विभाग में परिषद की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। कहने का मतलब ये है, जैसे आज आप भारत में क्या देखते हैं, तो भारत में आप प्रधानमंत्री देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चा? प्रधानमंत्री देखते हैं। और प्रधानमंत्री की आप मंत्री परिषद देखते हैं। क्या देखते हैं? मंत्री परिषद देखते हैं। और इस मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री देखते हैं। क्या देखते हैं? कैबिनेट मंत्री देखते हैं। और ये मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री जो है, एक अपने विभाग के मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? और ये अपने विभाग में जो है स्वतंत्र निर्णय जो है ले सकते हैं। क्या ले लेते हैं? स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। ठीक। अब यहां पर भारत की जगह पर जो है ब्रिटिश भारत को आप रख सकते हैं। ब्रिटिश भारत को रख सकते हैं। प्रधानमंत्री की जगह पर जो है आप किसे रख सकते हैं? वायसराय को रख सकते हैं। ठीक। और यहां पर मंत्री परिषद की जगह पर जो है किनको रख सकते हैं? परिषद के सदस्यों को रख सकते हैं। किनको? परिषद के सदस्यों को जो है रख सकते हैं। ठीक। ये कौन सी परिषद? तो इस वायसराय की जो परिषद हुआ करती थी उस परिषद के सदस्य। ठीक। क्लियर है? तो इस पूरी की पूरी थ्योरी में जो है यही बातें बताई गई हैं। ठीक। और भारत में जो वर्तमान ढांचा आप देखते हैं इस प्रकार का, ठीक, वो आपको यहीं से जो है इस एक्ट से जो है देखने को मिला है। ठीक। चलिएगा, लेकर के चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। इंडियन काउंसिल एक्ट अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ठीक, आपको बताने हैं यहां पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सही है बच्चा। ठीक। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। ठीक। कहने का मतलब यह है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने, ठीक, गवर्नर जनरल की परिषद का क्या किया? एक्सपेंशन किया, विस्तार किया। ठीक। तो ये पॉइंट तो एकदम सही है। सेकंड पॉइंट, गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। ठीक। कहने का मतलब यह है कि गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकारी नहीं था। इसका मतलब गवर्नर जनरल को यह राइट नहीं दिया गया था कि वो अपनी काउंसिल या फिर परिषद को जो है एक्सपेंशन कर सके। जबकि पहले पॉइंट में क्या कह रहा है? वो एक्सपेंशन कर सकता है। ठीक। तो ऑटोमेटिकली जो है सेकंड पॉइंट जो है गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक। चलिएगा, अब लेकर के चलना चाहूंगा मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। और एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि इंडियन काउंसिल एक्ट अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कथन फर्स्ट जो है सही है। ठीक। इसके बाद क्या कहा गया इसके बारे में? इस अधिनियम में कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार करते हुए विधि सदस्य के रूप में 5वें सदस्य को शामिल किया गया था। क्या? 5वें सदस्य को जो है शामिल किया गया था। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? कोई ऐसी चीज बच्चा जो आपको न समझ में आई हो तो आप हमसे जो है यहां तक जो है पूछ सकते हैं। क्लियर? क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? चलिए, सेकंड पॉइंट के बारे में देखिए क्या कहा गया है। सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए,
कितना बेहतर एक्सप्लेनेशन जो है इसमें शामिल किया गया है, ठीक। क्योंकि गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत था, अर्थात उसे ये राइट दिए गए थे, ठीक। वह केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य नामांकित कर सकता था। इनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी, गैर सरकारी का मतलब भारतीय, क्या, गैर सरकारी का मतलब भारतीय सदस्य, ठीक, को जो है नॉमिनेटेड कर सकता था। क्लियर। चलिए लेकर के चलना चाहूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर विवाद करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक, किस चीज पर विवाद करने के लिए, तो विवाद न कहें तो यहां पर हम कह सकते हैं बहस करने की। ठीक, विवाद की जगह पर जो है क्या हो जाए, बहस। बहस तो आपको जो है आसानी से जो है समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो उस जगह हमने आपको बहस ही बताया था। ठीक, चलिएगा। ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919। चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए लेकर के चलना चाहूंगा आपको इसके एक्सप्लेनेशन की ओर, और इसका एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है देखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर विवाद करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के भारतीय विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, जिसके अंतर्गत 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान नहीं किया। देखिए अब यहां पर कुछ बातें कही गई हैं जिनको मैं थोड़ा सा जो है यहां पर जो है स्पेस है उसका यूज करके जो है आपको समझाना चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति, क्या, भारतीय व्यक्ति जो विधान परिषद का, क्या, विधान परिषद का सदस्य है, ठीक, और ये सदस्य कौन है, तो ये सदस्य है भारतीय, और इस विधान परिषद में लाया गया है बजट, और इस बजट से संबंधित इस सदस्य को कोई प्रश्न पूछना है। क्या करना है, प्रश्न पूछना है। ठीक, क्या करना है, प्रश्न पूछना है। तो इस प्रश्न को पूछने के लिए इसे 6 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, और यह सूचना 6 दिन पहले किसे देनी होगी, तो विधान परिषद का जो प्रमुख है उसे। ठीक, इसके अलावा जब इस बजट को पास किया जाएगा, क्या, जब इस बजट को पास किया जाएगा और उसे पास करने के लिए मतदान किया जाएगा, तो उस मतदान में, ठीक, विधान परिषद में भारतीयों को अधिकार नहीं दिया। अर्थात अगर भारतीयों को लगता है कि बजट में कुछ अननेसेसरी पार्ट है, तो वो उस बजट को रोक नहीं सकते थे। कहने का मतलब अंग्रेजों ने कहने के लिए राइट दिए थे, मगर वास्तविक शक्तियां अंग्रेजों के ही हाथ में थी। अब यहां पर एक वर्ड और यूज किया गया है, अनुपूरक प्रश्न। ये अनुपूरक प्रश्न क्या होता है, सपोज कीजिए यहां पर प्रश्न पूछा गया
और इस प्रश्न से ये सदस्य संतुष्ट नहीं है और इसने क्या किया, दूसरा प्रश्न और पूछ लिया। ठीक, और ये दूसरा प्रश्न क्यों पूछा उसने, ठीक, क्योंकि उसे क्लियर नहीं है और वो संतुष्ट नहीं है उस प्रश्न के उत्तर से जो उसने पूछा था। तो इसके लिए वो क्या करता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है उसके आंसर को समझने के लिए। तो ये राइट भी जो है इन विधान परिषद में भारतीयों को नहीं दिया गया था। कहने का मतलब यह है किसी भारतीय सदस्य ने कोई प्रश्न पूछा और अंग्रेजों ने जो जवाब दे दिया वो ठीक है, आप क्रॉस क्वेश्चन जो है नहीं कर सकते हैं। क्लियर, चलिएगा लेकर के चलना चाहूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आप सभी के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। और ये क्वेश्चन जो है आपका HPPSC प्री 2018 में जो है पूछा गया है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे, स्वागत है आपका। चलिएगा फटाफट से आंसर दीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके सामने भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है आपके सामने भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1902, ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1990। और फटाफट से जो है इसका आंसर जो है मेंशन करेंगे सभी प्यारे छात्र। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक, चलिएगा आइएगा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका आंसर जो है क्यों जो है ऑप्शन बी था। ठीक, तो कहा गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई। अब यहां पर आपको सबसे पहला एक वर्ड दिखाई दिया होगा, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। क्या, चुनाव प्रणाली। और ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब क्या होता है, जिस चुनाव में, जिस चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, जनता भाग नहीं लेती है, भाग नहीं लेती है, उसे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। ठीक, आगे लेकर के चलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्थापिका सभा में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, अर्थात जो विधान परिषद थी, क्या थी, विधान परिषद जो थी, उस विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य थे, क्या थे, गैर सरकारी सदस्य जो थे, ठीक, जो कौन होते थे, भारतीय होते थे, तो उनकी संख्या में, इनकी संख्या में जो है क्या की गई, वृद्धि कर दी गई। ठीक, क्या कर दी गई, वृद्धि जो है कर दी गई। क्लियर। और इसके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर के जो है 16 कर दी गई। कहने का मतलब यह है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, क्या था, भारत का गवर्नर जनरल, इसकी एक परिषद होती थी और इसकी परिषद में जो मेंबर हुआ करते थे, उन मेंबर्स की संख्या में भी जो है क्या की गई, वृद्धि की गई। क्या की गई, वृद्धि जो है कर दी गई। क्लियर। इसके अलावा जिसमें गैर सरकारी सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के लिए चुनाव तथा नामांकन प्रक्रिया का आरंभ की गई। इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस एक्ट में प्रॉपर चुनाव वर्ड यूज नहीं हुआ है, मगर एक प्रोसेस जो है, ठीक, इंप्लीमेंट किया गया था। इस कारण यहां पर कहा गया है कि चुनाव के तत्वों का प्रारंभ हुआ, तत्वों का प्रारंभ हुआ है, चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है बच्चे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, चलेगा। और ये जो चुनाव पद्धति है वो किन के लिए प्रारंभ की गई, गैर सरकारी अर्थात भारतीयों के लिए। क्लियर। तो ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो इंप्लीमेंट की गई थी,
या चुनाव जो इंप्लीमेंट किया गया था वो किन के लिए? गैर सरकारी सदस्यों के लिए, अर्थात भारतीयों के लिए। चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा आपको अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आप सभी के सामने, 1909 का अधिनियम संबंधित था, और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एमपीपीसीएस प्री 2017 में। और इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, ऑप्शन बी है विकेंद्रीकरण से, ऑप्शन सी है द्वैध शासन से, ऑप्शन डी है आपका विधान परिषद से। चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। और ये जो पृथक मताधिकार का क्षेत्र जो दिया गया था वो किनको दिया गया था? तो वो मुस्लिम को जो है दिया गया था। किनको दिया गया था? मुस्लिम्स को जो है दिया गया था। क्लियर? आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए लेकर के चलना चाहूंगा आपको इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। और इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि 1909 का भारतीय अधिनियम पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित था। ठीक, इसके अलावा एक और पॉइंट यहां पर बड़ा ही खूबसूरत हमें देखने को मिल रहा है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। क्या? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। अब इसमें मार्ले और मिंटो जो दो शब्द यूज हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों शब्द जो है किन किन के? तो एक तो भारत सचिव है। क्या है? एक है भारत सचिव और दूसरा है भारत का गवर्नर जनरल। क्या? गवर्नर जनरल। ठीक, और इसे हम जो है गवर्नर जनरल को जो है 1858 के बाद जो है बायसराय भी कहते थे। क्या कहते थे? बायसराय भी कहते थे। तो आप बायसराय भी कह सकते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, आई होप आपको किसी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक मताधिकार क्षेत्र तथा पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके अलावा पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ यह था कि मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग मत डाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुलकता में रहती है, माने वहां पर उनकी संख्या जो है ज्यादा है। तो इस मुस्लिम क्षेत्र से मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा। क्या होगा? मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा। इसका मतलब होता है, ठीक, क्या? पृथक निर्वाचक मंडल। क्लियर? चलिएगा, आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम ने मुस्लिम समुदाय को केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया। कहने का मतलब यह है कि जो विधान परिषद थी, क्या थी? जो विधान परिषद थी, ठीक, क्या थी? विधान परिषद थी। ठीक, और इसके अलावा जो प्रांतीय परिषद थी उनमें एक मुस्लिमों की संख्या के अनुपात में जो है यहां पर सीटें जो है आपको देखने को मिलेंगी। ये भी काम जो है किया गया था। ठीक, इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रादेशिक चुनाव हेतु पहली बार व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को भी जो है अपनाया गया था। आई होप आपको यहां तक जो है एक एक पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा, और ये सारे पॉइंट इस बुक में आपको जो है समाहित मिल जाएंगे। ठीक, तो आज ही प्रीलिम्स पॉसिबल को अपना साथी बनाइए और इस बार प्रीलिम्स में झंडे गाड़ दीजिए। ठीक, चलिएगा, आइएगा, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? और यह क्वेश्चन आपका एमपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिएगा,
फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक, अभी आपको बताया था, अभी जस्ट जो है इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किया था आपने, उसी का ये जो है आपको रूप देखने को मिल रहा है, बस क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज चेंज की गई है। आइएगा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। क्या देखते हैं बच्चा? इसका जो है एक्सप्लेनेशन जो है देख लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? तो इसमें कहा गया ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पहली बार मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम द्वारा जो है की गई थी। इसके अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी तथा वे प्रतिनिधियों का चयन सामान्य निर्वाचन से जो है अलग आरक्षित रूप में जो है कर सकते हैं। जनरली आप क्या देखते हैं मालूम है? जब भी कोई बुक आप देखते हैं तो उस बुक में जो है आप क्या देखते हैं, जब एक टॉपिक से कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको एक का तो एक्सप्लेनेशन इतना भर के दे दिया जाएगा और बाकी के 4 क्वेश्चन के नीचे ना क्या लगा दिया जाएगा? स्टार लगा दिया जाएगा। यहां पर कंजूसी नहीं की गई है, एक्सप्लेनेशन में भर भर के एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जितना दिया जा सकता है और जितना आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। ठीक, चलिएगा लेकर के चलना चाहूंगा प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? और यह क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस प्री 2020 में। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। और प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। क्या हो जाएगा? 1945 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक, आंसर आपको पता ही चल गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि इसने भारत में जो है प्रांतीय स्वशासन की जो है शुरुआत की थी। क्लियर है? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 1945 के बाद जो है 1947 में जो है भारत को जो है 15 अगस्त को, क्या बच्चे, 15 अगस्त को जो है क्या प्राप्त हो गई थी? स्वतंत्रता जो है प्राप्त हो गई थी। और भारत ने 1946 से ही जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान जो है बनाना जो है प्रारंभ कर दिया था। क्या कर दिया था? संविधान का जो है निर्माण कार्य जो है प्रारंभ कर दिया था। क्लियर? चलिएगा लेकर के चलना चाहूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1892 में, 1909 में, 1919 में या फिर 1935 में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1919 के द्वारा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा तो इस अधिनियम के द्वारा जो है पहली बार जो है द्विसदनीय व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई थी। क्लियर? यहां पर जैसे आज वर्तमान में आपको जो है वर्तमान में जो है आपको भारत में जो है संसद देखने को मिलती है और इस संसद का आपको एक उच्च सदन देखने को मिलता है। क्या? उच्च सदन देखने को मिलता है और एक जो है निम्न सदन जो है देखने को मिलता है। क्या? निम्न सदन। उच्च सदन वर्तमान में कौन है? तो राज्यसभा है बच्चा। ठीक, क्लियर है? और निम्न सदन की अगर हम बात करें तो आपको लोकसभा जो है देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? लोकसभा जो है देखने को मिलेगी। और यहां पर ठीक अगर हम इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इस एक्ट के द्वारा 1919 में जो है क्या किया गया? तो एक जो है परिषद जो है बनाई गई। क्लियर है? और इसका जो है एक ऊपरी सदन और एक जो है निचला सदन जो है बनाया गया। ठीक, उच्च सदन को क्या नाम दिया गया इस अधिनियम में? तो प्यारे बच्चे इस अधिनियम में उच्च सदन को नाम दिया गया राज्य परिषद। क्या नाम दिया गया? राज्य परिषद जो है
नाम दिया गया। ठीक, वहीं निम्न सदन की अगर मैं बात करूं तो निम्न सदन को क्या नाम दिया गया? तो केंद्रीय, क्या नाम दिया गया? केंद्रीय जो है विधानसभा, क्या? केंद्रीय विधान सभा जो है नाम दिया गया था। क्लियर? और इन दोनों सदनों को मिलाकर के ही क्या कहा जाता है? द्विसदनीय, क्या? द्विसदनीय व्यवस्था जो है कहा जाता है। आइएगा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को एक बार जो है देख लेते हैं, तो आपको सारे पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, यहां कहा गया है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। ऊपरी सदन जो है राज्य परिषद तथा निचला सदन जो है केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 होती थी। ये 60 सदस्य संख्या जो है किसकी बताई गई है? राज्य परिषद की। किसकी बताई गई बच्चा? राज्य परिषद। और राज्य परिषद में मेंबर कितने होंगे? तो 60 मेंबर होंगे। क्लियर? चलिएगा, इसके अलावा जिसमें 34 जो है निर्वाचित होंगे। तो ये 60 जो है इनमें से आपको जो है 34 जो है कैसे देखने को मिलेंगे? तो निर्वाचित जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर देखिएगा 27 जो है नॉमिनेटेड आपको देखने को मिलेंगे, अर्थात आपको जो है 27 सदस्य जो है मनोनीत जो है आपको देखने को मिलेंगे। मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेटेड। ठीक, इसके अलावा इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता था। ठीक, तो इस राज्य परिषद का कार्यकाल जो है क्या निर्धारित किया गया था? 5 वर्ष। और ये क्या है? तो प्यारे बच्चे ये है कार्यकाल। क्या है? ये है कार्यकाल। ठीक, इसके अलावा जो केंद्रीय विधानसभा थी, क्या थी? केंद्रीय विधानसभा थी। क्या थी? केंद्रीय विधानसभा थी। इसमें जो मेंबर थे वो कितने थे? तो 144 जो है सदस्य थे। ठीक, और इसमें से जो है 104 मेंबर कैसे आएंगे? इलेक्टेड, अर्थात निर्वाचित जो है होंगे। क्या होंगे? बाय इलेक्शन के द्वारा आएंगे या फिर निर्वाचित होंगे। ठीक, इसके अलावा 40 जो है नॉमिनेटेड होंगे। क्या होंगे? 40 जो है मनोनीत होंगे। क्लियर? चलिएगा, इसके अलावा इसका कार्यकाल कितना फिक्स किया गया? 3 वर्ष जो है इसका कार्यकाल जो है रखा गया। तो 3 वर्ष क्या रखा गया बच्चे? इसका जो है कार्यकाल जो है रखा गया। क्या रखा गया? कार्यकाल जो है रखा गया। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको जो है यहां तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिएगा, आइएगा लेकर के चलना चाहूंगा आपको अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपके सामने, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? यह क्वेश्चन आपका एमपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का जो है भारत परिषद अधिनियम, और 1909 का जो है मार्लियामेंटो सुधार। और ये वही क्वेश्चन है जो आपसे इस क्वेश्चन से पहले जो है पूछा गया था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है। इस कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 का जो है भारत शासन अधिनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, और किस प्रकार जो है द्वैध शासन जो है इंप्लीमेंट किया गया वो बता दिया था आपको। फिर भी आइएगा लेकर के चलते हैं। यहां पर आपको कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा बताया गया होगा पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के अलावा। यहां पर कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए गए हैं, और यही इस बुक की खासियत है। ये बुक की खासियत क्या है कि अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा या फिर उससे रिलेटेड आपको डाटा नहीं मिलेगा, केवल एक स्टार लगा के कह दिया जाएगा जाओ 5वें क्वेश्चन पर वहां पर देख लो भैया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, तो काम चोरी नहीं की गई है, प्रॉपर काम किया गया है इस किताब पर। ठीक, इसीलिए इसका नाम है प्रीलिम्स पॉसिबल, ऐसे ही नाम नहीं रख दिया गया है इसका। ठीक, तो कोई चीज पॉसिबल कब होती है? जब उस पर हार्डवर्क किया जाता है। तो इस बुक पर जो है हार्डवर्क किया गया है, और ऐसा ही हार्डवर्क जो है हर बुक पर जो है आपको देखने को मिलेगा अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा। आइएगा देखते हैं। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की और इसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया। देखिए क्या काम हो रहा है यहां पर।
यहां पर भैया जो द्वैध शासन प्रणाली थी तो आपने सदन के रूप में तो देख ली, मगर इसके अलावा इस अधिनियम में जो है प्रांतों और केंद्रों के बीच में, क्या केंद्र और प्रांतों के बीच में क्या किया गया, विषयों का विभाजन किया गया। क्या किया गया, विषयों का विभाजन, सेपरेट जो है डिवीजन जो है कर दिया गया। तो विषयों का क्या किया गया, विभाजन। एक को क्या नाम दिया गया, तो केंद्रीय विषय जो है नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, केंद्रीय विषय जो है नाम दिया गया। और दूसरा नाम क्या दिया गया बच्चे, प्रांतीय विषय। क्या नाम दिया गया, प्रांतीय विषय जो है नाम दिया गया। क्लियर, चलिएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें कि इसके अलावा जो है प्रांतीय विषयों को पुनः दो वर्गों में जो है डिवाइड कर दिया, अर्थात जो प्रांतीय विषय थे उन्हें फिर दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। पहले आरक्षित विषय, क्या आरक्षित विषय जो है आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरे जो कैटेगरी बनाई गई वो क्या बनाई गई, हस्तांतरित विषय की बनाई गई। क्या बनाई गई, हस्तांतरित विषय की जो है बच्चा बनाई गई। ठीक, तो हमने क्या देखा, केंद्र और प्रांतों के बीच में विषयों का विभाजन किया गया। ये विषयों का विभाजन दो सेक्शन में किया गया, केंद्रीय विषय, प्रांतीय विषय, और फिर प्रांतीय विषय को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक, अब आरक्षित विषय में किन किन को रखा गया, अर्थात यहां पर जो आपको आरक्षित विषय आपको देखने को जो मिल रहा है इसमें क्या क्या रखा गया, तो इसमें बच्चे राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस को जो है रखा गया। जबकि हस्तांतरित विषय में जो है स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य को जो है रखा गया। क्लियर, विभाजित हो गया। अब आगे देखते हैं, आरक्षित विषयों पर शासन गवर्नर और उसकी परिषद करेगी, अर्थात ये जो आरक्षित विषय है इन पर अगर कार्य करना होगा तो कार्य कौन करेगा, तो गवर्नर करेगा, प्लस उसकी परिषद जो है मिलकर के जो है करेगी। क्लियर, चलेगा। इसके अलावा सदस्यों की सलाह से जो है करता था। ठीक, जबकि हस्तांतरित विषयों पर ठीक गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से जो है काम करेगा। कहने का मतलब यहां पर भी जो है गवर्नर आपको देखने को मिलेगा, मगर गवर्नर के अलावा जो है यहां पर कौन जोड़ दिए गए, तो प्रांतों की परिषद, प्रांतों की परिषद के भारतीय सदस्य, क्या भारतीय सदस्यों को जो है जोड़ दिया गया। ठीक है बच्चा, चलिएगा। ठीक, ये पॉइंट जो है यहां पर कहा गया था। इसके अलावा आगे क्या कह रहा, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती थी। कौन उत्तरदायी होती थी, तो भैया मंत्री परिषद होगी ना। आज की डेट में आप देखते हैं ना, आपको पढ़ाया जाता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, केंद्रीय मंत्री परिषद। तो केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के। ठीक, वहीं राज्य में अगर आप राज्य की मंत्री परिषद देख रहे हैं तो वो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसकी शुरुआत यहां से हो रही है, अर्थात विधान परिषद जो प्रांतों में जो परिषद थी उस परिषद में जो भारतीय सदस्य मंत्री बनाए गए थे वो किसके प्रति उत्तरदायी थे, तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। क्लियर, चलिएगा। क्यों उत्तरदायी हो रहे हैं, क्योंकि इसके साथ जो है मंत्रियों के साथ कौन जुड़ गया है, गवर्नर जुड़ गया है। क्लियर, चलिएगा। आइएगा, लेकर के चलना चाहूंगा प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन आज आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्या रहेगा, होमवर्क। ठीक, देखिए कुछ दिन तक जो है आपको ये सेशन जो है 1 आवर का जो है देखने को मिलेगा, और ये 20 फेब के बाद जो है इसका टाइम ड्यूरेशन जो है मैं 2 आवर्स जो है कर दूंगा। कितना कर दूंगा, 2 आवर्स कर दूंगा। तो प्रैक्टिस जो है दमदार रूप से जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अभी जरा थोड़ा सा, ठीक है बच्चे, व्यस्तता है जिसके कारण जो है अभी मैं आपको जो है 1 आवर जो है दे पा रहा हूं। ठीक, मगर 20 फेब के बाद जो है मैं आपको जो है इस 1 आवर के स्थान पर जो है 2 आवर्स की जो है क्लास जो है प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो मुझसे जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं बनाऊंगा आपके प्रीलिम्स को पॉसिबल, और मेरे साथ बनाएगी अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल की ये खूबसूरत सी पुस्तक, जिसे लिखने में कई शिक्षकों ने योगदान दिया है। ठीक, और अपना 100% दिया है, जिससे हर बच्चे का
प्रीलिम्स का सपना हो सके साकार। ठीक, इसके अलावा आपको बता दूं कि ये आपको मैं जो इंडियन पॉलिटी की बुक जो करा रहा हूं, इसके अलावा ना प्यारे बच्चे आपको और भी बुक जो है यहां पर देखने को मिलेंगी, जो अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा ही जो है पब्लिश की गई है। क्लियर, क्या की गई है? पब्लिश की गई है। ठीक, जैसे भारतीय इतिहास है, भारतीय भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, और भारतीय सामान्य विज्ञान है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा कलेक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बार आपके प्रीलिम्स में जो जीएस पूछी जानी है, ठीक, उसको पॉसिबल बनाने का बीड़ा जो है इस बार अरिहंत पब्लिकेशन में जो है उठा लिया है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलेगा। और देखिए टैगलाइन भी कितनी खूबसूरत है, ठीक, सक्सेस एंड नथिंग लेस। क्लियर? तो बस पहली बार कर रहे हैं, मगर ठीक, पहली बार ऐसा जो है अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है प्रीलिम्स के बच्चों के लिए जो है ये प्रोसेस जो है किया जा रहा है। तो आप लोगों का सपोर्ट मिला तो इससे भी और बेहतर करेंगे आप लोगों के लिए, आपसे ये वादा रहा। ठीक, तो बस ये ध्यान रखिएगा, अब की बार में प्रीलिम्स पार किसके साथ? प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ। क्लियर? चलिएगा, तो अब जो है प्यारे बच्चे मैं आपसे जो है विदा लेना चाहता हूं, और इस श्रृंखला की ये सभी पुस्तकें जो है आपको मार्केट में आपके नजदीकी बुक सेलर के पास जो है आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आप वहां पर जो है इन बुकों को जो है परचेज कर सकते हैं। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो बच्चे, तो इस क्लास को इतना दूर तक लेकर के जाइए जहां तक मैंने भी ना सोचा हो। ठीक, क्योंकि आपका जितना प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा, मेरी मेहनत करने की क्षमता आपके साथ बढ़ती जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक, चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।